आज दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। बीजेपी की सहयोगी जेडीयू और टीडीपी ने भी किया समर्थन का ऐलान। हंगामेदार बहस के बाद आज ही लोकसभा में पास हो सकता है बिल। हरियाणा में बिजली हुई महंगी, 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट तक बढ़े बिजली के दाम। इंडस्ट्रीज को भी राहत मिली, 1 अप्रैल से लागू हुई बढ़ी हुई दरें। दिल्ली दौरे पर सीएम सैनी केंद्र नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। हरियाणा के मुद्दों पर होगी बातचीत। दोपहर को 1 बजे पानीपत में प्रशिक्षण शिविर के लिए होंगे रवाना। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा 7 अप्रैल से करेंगे प्रदेश की मंडियों का दौरा। प्रदेश की अनाज मंडियों का लेंगे जायजा। सेम की समस्या के समाधान की करेंगे कोशिश। बटाला में बाबा साहब की प्रतिमा को पहुंचाया गया नुकसान। मूर्ति के एक हाथ की तोड़ी उंगली। अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों ने लगाए नारे। देर रात शरारती तत्वों ने की तोड़फोड़। समालखा के पट्टी कल्याण में बीजेपी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज से। सीएम नैब सिंह सैनी, केंद्र मंत्री मनोहर लाल समेत बीजेपी की आईटी सेल इंचार्ज अमित मालविया भी रहेंगे मौजूद। प्रदेश भर से आए जिला अध्यक्षों, प्रभारियों और मंडल अध्यक्षों को सिखाएंगे राजनीति के गुर। हरियाणा विधानसभा में 2 दिवसीय युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन आज से। स्पीकर हरविंदर कल्याण की अध्यक्षता में हो रहा है आयोजन। बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों पर सरकार का बड़ा एक्शन। शिक्षा विभाग ने तैयार की लिस्ट। कई स्कूलों पर लटकी तलवार। कड़ी कार्रवाई के लिए जारी किए निर्देश। गुरुग्राम के सरस्वती एनक्लेव के वेयरहाउस में भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियों ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पे पाया काबू। आग लगने के कारणों का नहीं हो पाया खुलासा। गन कल्चर वाले गाने बैन करने के समर्थन में आए द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर फोगाट। कहा, गाने बैन करने का सरकार का फैसला सही। अश्लील गाना गाने वाले कलाकारों पर हो केस दर्ज। पंजाब के नाभा के गांव चहल में प्रवासी मजदूरों के खिलाफ आदेश जारी। किराए पर रह रहे प्रवासियों को गांव छोड़ने के आदेश। पास में फैक्ट्री होने के कारण गांव में रहते हैं 4 से 5 हजार प्रवासी। नमस्कार, मैं हूं सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। तो रुक करेंगे पहली खबर की तरफ। राज्य में जो बिजली है वो महंगी हो गई है। दर में प्रति यूनिट 20 से लेके 40 पैसे का इजाफा बढ़ोतरी की गई है। अलग अलग कैटेगरी के स्लैब के हिसाब से बदलाव चेंजेस किए गए हैं। 1 अप्रैल से बढ़ी हुई दरें लागू हो चुकी हैं। 81 लाख रेल उपभोक्ता पर इसका असर इफेक्ट होगा। 4,520 करोड़ के घाटे में है हरियाणा बिजली विभाग। तो HERC ने लागू की है नई दरें। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने नई दरें लागू की। राज्य में महंगी हो गई है बिजली। दर में प्रति यूनिट में 20 से लेके 40 पैसे का इजाफा किया है। अलग अलग कैटेगरी के स्लैब के हिसाब से ये बदलाव चेंजेस किए गए हैं। 1 अप्रैल से बढ़ी हुई दरें लागू की गई हैं। 81 लाख घरेलू उपभोक्ताओं पर इसका असर इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि 4,520 करोड़ के घाटे में हरियाणा बिजली विभाग ऑलरेडी चल रहा है। तो राज्य में जो बिजली है वो महंगी हो गई है। प्रति यूनिट से 20 से 40 पैसे का इजाफा इसमें दर्ज किया गया है। अलग अलग कैटेगरी के स्लैब के हिसाब से ही बदलाव चेंजेस किए गए हैं। 1 अप्रैल से ही बढ़ी हुई दरों को लागू किया जा चुका है। 4,520 करोड़ के घाटे में हरियाणा बिजली विभाग ऑलरेडी चल रहा है। हरियाणा विद्युत आयोग ने नई दरें लागू की, क्योंकि नया बजट पेश किया गया था तो उस बजट में ही इस बढ़ी हुई दामों का जिक्र किया गया था। तो बीते ही कल से यानी कि 1 अप्रैल से जो बिजली की बढ़ी हुई दरें हैं वो उनको लागू किया जा सकता है। बात करेंगे रोहतक की। गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर सरकार का शिकंजा नजर आ रहा है, क्योंकि पूरे प्रदेश में ही ऐसे स्कूलों पे कार्रवाई सरकार की तरफ से की जा रही है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को सरकार ने निर्देश दिए हैं। गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की पहचान कर तुरंत उनको बंद करवाया जाए। अभी तक करीब 300 स्कूलों की ही पहचान की जा चुकी है। हजारों की तादाद में प्रदेश में ऐसे स्कूलों की संख्या है।
शिक्षा विभाग की तरफ से अभिभावकों से भी अपील की गई है कि ऐसे स्कूलों से हटाकर बच्चों को दूसरे स्कूलों में दाखिल करवाया जाए, दाखिला उनका वहां करवाया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो अभिभावक स्वयं जिम्मेवार होंगे। तो गैर मान्यता प्राप्त नॉन एक्रेडिटेड स्कूल जो है उन पर सरकार का शिकंजा चला है। पूरे ही प्रदेश में ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई जो है सरकार की तरफ से की गई है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की पहचान कर उनको तुरंत बंद करवाया जाए। अभी तक करीब 300 स्कूलों पे एक्शन सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लिया जा चुका है। हजारों की तादाद में प्रदेश में ऐसे स्कूलों की संख्या है। मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहतक से लाइव जुड़े हुए हैं धीरेन्द्र चौधरी। धीरेन्द्र, गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर सरकार का शिकंजा। हाँ, देखिए पूरे प्रदेश में तकरीबन 1000 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जिनको मान्यता नहीं है, यानी कि गैर मान्यता प्राप्त ऐसे स्कूल हैं। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सख्ताई दिखाई है और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को बाकायदा ये आदेश जारी किए गए हैं कि वो अपने अपने जिले में जितने भी गैर मान्यता प्राप्त स्कूल है उनको नोटिस जारी करे, और सिर्फ नोटिस जारी नहीं करे, उनको बंद करवाने का भी काम करे। और बाकायदा सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है जो गांव के सरपंचों की मदद से, शहरों में पार्षदों की मदद से ऐसे स्कूलों की आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं और बाकायदा सहयोग लिया जा रहा है प्रशासन का भी। अगर कहीं पर आनाकानी की जाती है तो उनको बंद करवाने के लिए जिला प्रशासन का सहयोग लिया जाएगा। और खासतौर से जितने भी जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनकी तरफ से भी कहा गया है कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी है कि अपने क्षेत्र के अंदर, अपने ब्लॉक में जितने भी स्कूल हैं उनको बंद करवाने की कवायद आगे बढ़ाए। बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो नॉर्म्स हैं सरकार के पूरे नहीं कर पा रहे, और बहुत से ऐसे हैं कि जो नॉर्म्स तो पूरे कर रहे हैं लेकिन वो भी इस लिस्ट में आ गए हैं। तो ऐसे स्कूलों ने भी आपत्ति जताई है कि अगर सरकार नॉर्म्स देखे, वो सभी क्राइटेरिया को फुल करते हैं लेकिन बावजूद इसके उनके स्कूलों के नाम है, तो काफी हंगामा मचा हुआ है। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो मान्यता जिनको नहीं मिली है और उनमें सैकड़ों की तादाद में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो सरकार ने एक साफ तौर पर निर्देश जारी किए थे कि ऐसे स्कूलों की पहचान करके इसी सत्र से उनको बंद कराया जाए और बाकायदा जो नजदीकी सरकारी स्कूल है उनमें उन बच्चों का एनरोलमेंट कराया जाए। और अभिभावकों के लिए भी एक सरकार की तरफ से एक अपील की गई है कि वो अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों से निकाले और सरकारी स्कूल में दाखिल करे। अगर किसी तरह की लापरवाही बरती जाती है पेरेंट्स की तरफ से भी इन स्कूलों से जिनकी लिस्ट जारी की गई है, उसके बावजूद अगर वो अपना नाम नहीं निकलवाते वो स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो सरकार ने सख्ताई दिखाई है, लेकिन बहुत से स्कूल ऐसे भी हैं जो नॉर्म्स पूरा करते हैं और उस के बावजूद उनका नाम इस लिस्ट में है, तो वो भी जिला प्रशासन से, जिला शिक्षा अधिकारी से भी मिल रहे हैं कि उनके नॉर्म्स पूरे हैं और उनको इस लिस्ट से बाहर निकाला जाए। तो इसी सत्र से ये एक्शन पूरे प्रदेश में शुरू हो चुका है। सभी जिलों में, सभी ब्लॉक में सरकार की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। अगर हम रोहतक की बात करें तो फिलहाल 70 ऐसे स्कूल हैं जिनकी अभी तक पहचान हो चुकी है और उनको नोटिस भी दिए जा चुके हैं। पानीपत में ये संख्या 183 है और अलग अलग जिलों की ये संख्या लगातार सामने भी आ रही है। और एक अंदाजे के तहत 1000 से ज्यादा हरियाणा में वो ऐसे स्कूल हैं जिनको मान्यता नहीं है और उन पर एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र, हमें पूरी जानकारी देने के लिए। तो बता दें कि जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उन पर शिकंजा सरकार की तरफ से कसा जा रहा है। तो इस दौरान जो शिक्षा मंत्री हैं हरियाणा के महिपाल ढांडा, उनसे बात की है मेरे सहयोगी अंकित धुदानी ने। आइए सुनते हैं क्या बातचीत की। शुक्रिया। हरियाणा में अब जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उन पर शिकंजा कसा है शिक्षा विभाग ने, और गैर मान्यता प्राप्त जो स्कूल हैं वो अब की बार हर हाल में बंद किए जाएंगे। हमारे साथ खुद शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी हैं, उनसे बात करते हैं। ढांडा जी, हर बार ये रहता है कि जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं वो उनको बंद करने की विभाग बात करता है, अब की बार उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और किस तरह की सख्ती विभाग बरत रहा है? देखिए, नियम अनुसार सब चीजें ठीक ठाक हो, ऐसा होना भी चाहिए।
उसको लेके अभी एक बार फिर हम लोगों को बैठना है। जैसे फाइनल डिसीजन होगा तभी मैं कुछ कर पाऊंगा इसमें, तभी कुछ लेकिन एक लिस्ट ही जारी कर चुका है विभाग, तो आपके खुद पानीपत की लिस्ट जारी कर चुके हैं, समालखा, बापोली, जितने भी। वो जरूरी है, बताना तो पड़ेगा ना कि भाई ये सब चीजें हैं, ये बताना तो पड़ेगा। इसलिए एक बार पुणे विभाग के साथ हम लोग बैठने जा रहे हैं, उसके बाद ही हम लोग कोई फाइनल डिसीजन लेंगे। पेरेंट्स को भी कहा गया है विभाग की तरफ से, जो एडवाइजरी जारी की कि जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उनमें एडमिशन ना कराएं। जो डिपार्टमेंट का काम है, डिपार्टमेंट उस पर अपनी बात रखेगा, अपनी बात कहेगा। मैंने कहा ना, इसके ऊपर हम लोग अभी बहुत त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं, इस पे एक बार बैठने के बाद फाइनल डिसीजन करेंगे। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की लगातार बात होती है, तो वो कब तक काम शुरू हो जाएगा और कब तक? बिल्कुल, कल ही मैंने सब विभाग के लोगों के साथ मीटिंग की है, बैठ के निर्देश दिया है सबको कि भाई एक प्रोसेस जो हमारा चला हुआ है इसमें बहुत तेजी हम लोग लेके आए हैं और बहुत तेजी से हम लोग इस काम को करके छुटकारा दिलाएंगे। जो लोग हमारे पास भी आते हैं, जो लोग दुखी भी अपने आप को फील करते हैं, जो बहुत दूर भी इधर उधर है, उन सबको उनके मनमाफिक स्टेशन मिल जाए 1, 2, 3, 4, 5 पे, तो ऐसी व्यवस्था डिपार्टमेंट ने कर ली है। बहुत उत्तम से उत्तम व्यवस्था के साथ सबको उनकी आवश्यकता अनुसार चीजें उनके साथ हो जाए, ऐसा प्रयास कर रहे हैं और उसमें बहुत गहरा मंथन चल रहा है और उस पर बहुत तेजी से भी काम हो रहा है। इसलिए मैं सारी चीजें एकदम बोलूं ऐसा मेरे लिए, मैं चाहता हूं कि ये उचित भी नहीं है, मगर मैं ये कह रहा हूं कि 90-95% लोगों को बहुत अच्छी उनके मन माफिक काम हम लोग उनको करके। कोई तारीख सुनिश्चित की है आपने? की देखिए, अभी हमने कहा कि अगले 15 दिन में हम लोग ड्राइव ओपन कर देंगे। एक प्रोसेस है, 10 दिन इसमें लगेंगे, 5 दिन इसमें लगेंगे, 7 दिन इसमें लगेंगे, मगर वो अपने हरियाणा का अगर हमने 1.5 महीने की छुट्टियां के बाद सब उनका स्टेशन मिल जाएगा। प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है पानीपत के अंदर, आपके वहीं जो पट्टी कल्याणा के अंदर, किस तरह का प्रशिक्षण शिविर रहने वाला है? कौन कौन से करने वाले? नहीं, प्रशिक्षण शिविर अब आगामी दिनों में लगे। अभी तो माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 14 तारीख को हरियाणा में 2 स्थानों पे एक साथ रहने वाले हैं, उसको लेके प्लस हमारी पार्टी का विस्तार जिस तेज गति से हुआ है और उसमें तेजी लेके आए, हमारी सदस्यता बढ़े, हमारे जो काम करने के तौर तरीके ऑर्गेनाइजेशन के उसमें और आगामी जो प्रोग्राम है उनमें सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। इस तरह की व्यवस्था के साथ ये समय समय पर रूटीन की मीटिंगें ये होती रहती है, आगे अलग अलग तरह के कार्यक्रम आते हैं, उन कार्यक्रमों के अनुरूप हर जगह मीटिंग्स होती है, वो हमें करनी पड़ती है और वो हम लोग करते हैं। एक कार्यकर्ता के नाते जिसके जिम्मे जो काम लगता है वो उसको बखूबी ईमानदारी से करे ताकि हमारी पार्टी का विस्तार और ज्यादा हो। जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं 14 अप्रैल को, तो ऐतिहासिक दोनों रैली होने वाली हैं क्योंकि 2 जगह प्रोग्राम बना है प्रधानमंत्री के आने। देखिए, ऐतिहासिक तो होंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं तो सब लोगों में वैसे ही उत्साह है। आज बैठक के बाद क्या बाकी जगह पर निर्णय लिया जाएगा, देखेंगे एक बार क्या होगा। तो हमारे साथ शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा हैं और उन्होंने कहा कि जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल है उनके ऊपर विभाग ने जरूर एक आंकड़ा जारी किया है और नोटिस जारी किया है, लेकिन अभी आखिरी निर्णय अभी होना बाकी है और उसके ऊपर जल्द ही मीटिंग बुला करके आखिरी निर्णय लिया जाएगा। कैमरामैन विनोद के साथ अंकित दुधानी, न्यूज 18 चंडीगढ़। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गुरुग्राम की सरस्वती एन्क्लेव के वेयर हाउस में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग ने आसपास के घरों पर मौके पर पहुंच के खाली करवाया। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। फिलहाल किसी जान माल के नुकसान का अंदेशा नहीं है। आग लगने के कारणों का भी जो खुलासा है वो नहीं हो पाया। आग इतनी भीषण थी कि गुरुग्राम के पटौदी, फारूखनगर और आसपास के जिलों की गाड़ियों को भी मौके पर बुलाया गया था। फिलहाल 3 से 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे करनाल की। करनाल के नौजवान की बम्पर लॉटरी लगी है। करनाल के विक्रम ने 3 करोड़ रुपए लॉटरी में जीते हैं।
माई 11 सर्कल गेम में 3 करोड़ का इनाम जीता है। 3 करोड़ के साथ थार भी मिलेगी। विक्रम ने अपनी बेटी के नाम से आईडी बनाई हुई थी। ड्रीम 11 पर भी 1-1 लाख रुपए विक्रम की पत्नी रेखा है सरपंच। बता दें कि CHC सेंटर चलाते हैं विक्रम। करीब 5 साल से इस ऐप पर टीम थी। पंजाब और लखनऊ के मैच में ये 3 करोड़ रुपए जीते। तो करनाल के नौजवान की तरफ से बम्पर लॉटरी जीती गई है। करनाल के विक्रम है जिन्होंने 3 करोड़ रुपए बम्पर लॉटरी में जीते हैं। माई 11 सर्कल गेम से 3 करोड़ रुपए जीते गए हैं विक्रम की तरफ से। 3 करोड़ के साथ विक्रम को थार भी मिलेगी। बता दें कि विक्रम ने अपनी बेटी के नाम पे एक आईडी बनाई हुई थी ड्रीम 11 पर। उन्होंने 1-1 लाख रुपए जीते हैं। विक्रम की पत्नी रेखा सरपंच हैं और विक्रम CHC सेंटर चलाते हैं। करनाल के नौजवान की बम्पर लॉटरी लगी है। करनाल के विक्रम ने 3 करोड़ रुपए जीते हैं। 3 करोड़ के साथ विक्रम को थार भी मिलेगी। माई 11 सर्कल गेम में विक्रम ने 3 करोड़ रुपए जीते हैं। विक्रम की पत्नी सरपंच हैं और खुद विक्रम CHC सेंटर चलाते हैं। पंजाब और लखनऊ के मैच में विक्रम ने 3 करोड़ रुपए जीते। हाँ जी, तो कल मैच हुआ था लखनऊ और पंजाब का। उसमें मैंने 49 रुपये लगाए थे। ठीक है सर, तो उसमें फर्स्ट प्राइज जीता है 3 करोड़ प्लस महिंद्रा थार। तो पहले भी जीते हैं कभी? पहले भी जीते हैं। कब से खेल रहे हो आप? 2019 से खेल रहे हैं। तो आप खुश हैं इस चीज़ को लेकर? बिल्कुल सर। लेकिन युवाओं से संदेश देना चाहेंगे कुछ? हाँ जी, इसकी लत ना पाओ, सिर्फ मनोरंजन के लिए खेल लो, ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट मत करो इसमें। किस कंपनी में लगाया था आपने? माई 11 सर्कल में। क्या करते हैं आप? CHC सेंटर ऑपरेटर है। और पत्नी आपकी सरपंच है? हाँ जी, वो सरपंच। क्या नाम है आपका? विक्रम। करोड़ रुपये जी एक थार गाड़ी। किस चीज में? मतलब ज्यादा तो जी मेरा नहीं है। गेम सी लावा मैं चौकीन जीतते आई हूँ। गेम सी खेल नहीं नहीं और ज्यादा तो इतना मन मेरा नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैं। तो खुशी है इस चीज को? हाँ, बहुत खुशी है जी। तो लोगों से अपील करेंगे बचना चाहिए चीजों से। मान देख जी, ना करो जितनी अपनी याद भाई, अपनी बर्बादी भी ना करो, अपना बिजनेस भी करो, काम भी करो, अपना शौक तो यूँ काम भी करते रहो। इसमें आ जाए 5-4 हजार आ जाइए उल्टे फेर ला जा यू शुरू के ये जाकत मारे इसे में बहम से बड़े रहो कह भी जाओ मैं मन दे नहीं आई अपने न तो शौक ला रखे थे ये जी। आगे इसकी परमात्मा ने देना आकर दे दिया, भगवान ने छप्पर पैड कर दिया। 2 कन्या देनी है इसको, उनके भागता परमात्मा ने दे दिया इसका। स्पीकर ओम बिरला ने बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय किया है, निर्धारित किया है। इसमें एनडीए को 4 घंटे 40 मिनट दिए गए हैं, बाकी विपक्ष यानी कि ऑपोजिशन को दिए गए हैं। चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने बिल को समर्थन देने की घोषणा की है। दोनों पार्टियों ने अपनी सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप भी जारी की। वक्फ पर विवाद क्या है? आरोप है कि वक्फ ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट की जैसी ताकत और स्वतंत्रता है। वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम और सर्वमान्य माना जाता है। वक्फ संपत्ति के जुड़े विवाद की अपील सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही हो सकती है। वक्फ के फैसले को किसी सिविल कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऐसे में वक्फ ट्रिब्यूनल की ताकत सिविल कोर्ट के से भी ज्यादा हो गई। वक्फ ट्रिब्यूनल को अत्यधिक शक्ति मिलने से समस्या है। धर्म के आधार पर ट्रिब्यूनल का गठन विवाद की जड़ है। वक्फ बोर्ड के पास किसी की जमीन लेने या ट्रांसफर करने का भी अधिकार है। वक्फ बोर्ड किसी के खिलाफ कानूनी नोटिस भी जारी कर सकता है। वक्फ बोर्ड के पास किसी भी ट्रस्ट के से ज्यादा ताकत है। And even the British, strategically located near NS 44, NS. देखिए जिस तरीके से वक्फ बिल जो आ रहा है, वक्फ बोर्ड बिल, में तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उनकी वायलेशन है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26।
तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है भाजपा आने वाले समय में भी हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है उसको बढ़ावा देने के लिए ऐसी प्रयास कर रहे हैं। हम लोग इसका विरोध करेंगे। इसके अलावा तो मेरे को लगता है चर्चा रहेगी, सब लोग चर्चा करेंगे इसके ऊपर, विपक्ष अपनी अपनी बात रखेगा और लेट्स सी ऑल टुगेदर सब लोग अपनी अपनी बात रखेंगे कि किस तरीके से ये बिल के नाम से क्या क्या हो रहा है, वो सारी बातें सुनी जाएगी और कहेंगे अपनी अपनी बात। यानी कि पूरा पार्टिसिपेशन के लिए कहा गया है कि पूरा पार्टिसिपेशन है। और उसके बाद पार्टिसिपेशन तो हम रोज ही करते हैं, नेचुरली ऑफ कोर्स इट्स इम्पोर्टेंट बिल, वी हैव टू पार्टिसिपेट। पे वक्फ अमेंडमेंट बिल का सवाल है यहाँ तक। मुझे ये लगता है कि बीजेपी जब ये 2024 की, आपने देखा कि 2024 के बाद ही इंट्रोड्यूस हुआ बिल, 2024 में जब इलेक्शन के जनरल इलेक्शन के रिजल्ट्स आए तो उसके बाद 200 जो 400 सीटों की बात करते थे वो 240 लेने के बाद दे आर ऑन द बैक फुट। तो उन्हें अब ये दोबारा लगने लगा है कि सरकार ने काम नहीं किया, वो काम करना नहीं चाहते, हिंदू मुस्लिम करके वोट लेना चाहते हैं, इसलिए जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल है ये दोबारा उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। और दूसरी बात यह है कि वक्फ बोर्ड की जहाँ तक प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वो प्रॉपर्टीज़ तीसरे नंबर पे हैं, आर्मी की सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पे रेलवेज़ की हैं और तीसरे नंबर पे इनकी है। जो तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है लगभग 9.5 लाख एकड़ की प्रॉपर्टी है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाजपा की उस पर भी नज़र है। सो तीसरी बात, जो अमेंडमेंट्स भी करना चाहते हैं वो अमेंडमेंट्स में हमारा ये जो देश है बिल्कुल सेक्युलर कंट्री है और सेक्युलर कंट्री में ये जो उस बोर्ड में दूसरी आम लोगों को, नॉन मुस्लिम लोगों को भी उसमें इंसर्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे लगाना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम जो दूसरे धर्म है उसमें बिल्कुल हम हस्तक्षेप कर रहे हैं। वक्फ बिल ये एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। कर्नल बाट मामले से जुड़ी बड़ी खबर का हम जिक्र कर रहे हैं। सस्पेंडेड इंस्पेक्टर रॉनी को हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। 3 दिनों तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। रॉनी को निचली कोर्ट से जाने को कहा है। 3 दिन में ट्रायल कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। बता दें कि बीते ही कल इंस्पेक्टर रॉनी की तरफ से एंटीसिपेटरी बेल दाखिल की गई थी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। और एक बड़ी राहत इंस्पेक्टर रॉनी को मिल गई है कि कर्नल बाट मामले में ऑलरेडी सस्पेंड चल रहे हैं रॉनी, इंस्पेक्टर रॉनी, और इनकी तरफ से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल डाली गई थी और 3 दिनों तक गिरफ्तारी पर अब रोक पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने लगा दी है। रॉनी को निचली कोर्ट में जाने के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा।